नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 251वीं क्लास होगी, जिसमें हम जीके के 20 ऐसे सवालों को यहाँ पे देखेंगे जो आपसे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस और इस सीरीज़ के ऊपर बनी हुई 6 मास्टर वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी हफ्ते से हम उत्तराखंड जीके की जो हमारी बुक वाइज सीरीज़ चल रही है एमसीक्यू के फॉर्मेट में, हम जिसमें बुक्स को कवर कर रहे हैं, 2 बुक्स हैं जिनको हम एमसीक्यू के रूप में शुरू करने जा रहे हैं। दोनों में से पहले किसे शुरू करना है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। बीएस नेगी जी की पुस्तक को एमसीक्यू के रूप में कवर करें या भगवान सिंह धामी जी की जो पुस्तक है उसको यहाँ पर एमसीक्यू के रूप में देखें, दोनों में से करेंगे, दोनों को पहले किसे कवर करें, कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई इंडियन ओपिनियन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित नहीं होती थी? देखिए, काफ़ी फेमस पत्रिका है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन की शुरुआत होती है 1903 में। इसे शुरू करते हैं महात्मा गांधी और इसे उन्होंने साउथ अफ्रीका में शुरू किया था। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? इंडियन ओपिनियन। यह जो पत्रिका थी ये 4 भाषाओं में छपती थी। कितनी भाषाओं में? 4। ये आपके गुजराती में आती थी, ये आपके हिंदी में आती थी, इंग्लिश में आती थी और तमिल में आती थी। तो तमिल, गुजराती, अंग्रेजी और साथ में हिंदी। उर्दू में ये पत्रिका नहीं छपती थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, भारत में पाई जाने वाली लाल मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भारत में लाल मिट्टी जो पाई जाती है उसको लेकर के 4 स्टेटमेंट हैं। कौन सा वाला गलत है? देखिए, पहला, ये देश की द्वितीय विशालतम मिट्टी वर्ग है। पूरे भारत में लगभग 18% क्षेत्र में लाल मिट्टी हमें देखने को मिलती है, जो नंबर 2 पर आती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी भारत में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लगभग 43%। नंबर 2 पर आती है लाल मिट्टी, यानी ये देश का दूसरा विशालतम मिट्टी वर्ग है। कथन सही है। तमिलनाडु प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। जो हमारी ये लाल मिट्टी है हमें ज्यादातर किन इलाकों में देखने को मिलती है? ज्यादातर प्रायद्वीपीय भारत में हमें यह मिट्टी देखने को मिलती है। खासकर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इनका जो इलाके हैं वहां पर यह मिट्टी ज्यादा मिलती है। यह मिट्टी स्वभाव में क्षारीय प्रकृति की होती है। क्या यह मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है? ये वाला आपका गलत है। जो लाल मिट्टी होती है इसकी जो प्रकृति है ये अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, ना कि क्षारीय। ठीक है, क्वेश्चन बनता है मिट्टी का जो प्रकृति है वो कैसी है? अम्लीय है, इसीलिए ये वाला गलत है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ये वाला भी आपका सही है। लाल मिट्टी में लाल रंग जो इसका होता है, इसका कारण क्या है? इसमें लोहे के ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड्स हमें देखने को मिलते हैं, जिस वजह से इसका रंग लाल होता है। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, चूना ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला, किस अनुच्छेद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है? संसद 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए कानून बना सकती है। यह किस आर्टिकल में बताया गया है? यह कहा गया है आर्टिकल 252 में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कई बार हमने इस टॉपिक को देखा है, संविधान रिवीजन वाली सीरीज में भी देखा था, एमसीक्यू के अंदर भी हमने इसको देखा कि जो आर्टिकल 252 है, देखिए हमारे संविधान में एक भाग है जिसका क्रम है भाग संख्या 11। भाग 11 राज्य और केंद्र के संबंधों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भाग 11 का जो दूसरा अध्याय है उसमें विधायी संबंध कैसे होंगे केंद्र और राज्यों के, उसके बारे में बताया गया है। 245 से 255 तक ये आर्टिकल इसमें आते हैं। इसी के अंतर्गत कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो राज्यसभा को यानी संसद को यह अधिकार देते हैं कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके, जब राज्यसभा उसे ऐसा करने के लिए पावर दे दे या प्रस्ताव पारित कर ले। तो जब वो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों की सहमति पर कानून बनाती है, उसका वो करती है 252 का इस्तेमाल।
जब संसद किसी ऐसे मुद्दे पर कानून बनाती है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है या अंतर्राष्ट्रीय कोई अगर समझौता हुआ है उसे लागू करना है, उसके लिए आप 253 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर देश में आपातकाल लगा हो तो भी संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, यह कहता है आर्टिकल 250। ठीक है। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है। कई बार हमने इस सवाल को भी देखा है। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। नया राज्य बनाने के लिए कोई विशेष बहुमत या राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। संसद साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्य को बना सकती है। नए राज्य का निर्माण या उसके क्षेत्रों में या जो मौजूदा राज्य हैं उनके क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, ये सब होता है आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी, कि ये सही है? पहला बिल्कुल सही है। बहमनी राज्य की राजभाषा फारसी थी, गलत होगा। बहमनी राज्य की राजभाषा मराठी थी। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है। ठीक है। विजयनगर के बारे में, बहमनी साम्राज्य के बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियोस बने हुए हैं, दोनों के अलग अलग, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। या विजयनगर साम्राज्य जीके ट्रैकर या बहमनी साम्राज्य जीके ट्रैकर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे। विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय का स्पेन के शासक फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार होता था। ये वाला सवाल भी आया है कि विजयनगर का कौन सा शासक स्पेन के राजा के साथ डायरेक्ट वार्तालाप करता था, पत्राचार करता था? वो था वेंकट द्वितीय। उसके समकालीन स्पेन का शासक कौन था? फिलिप तृतीय। यहां पर पूछा है आपको कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही है आपका ऑप्शन सी, दूसरा वाला गलत है। अगला, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? देखिए, मोहनजोदड़ो से हमें लगभग 10.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली जो एक मूर्ति मिली है, नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति मिली है, ये आपके कांस्य की बनी है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य का ही इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। इस मूर्ति की खोज कब करी गई? इस प्रतिमा को लेकर के बहुत बार सवाल आया है। इस मूर्ति की खोज 1926 में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद था जिसका नाम था अर्नेस्ट मैके, उसने करी थी। मोहनजोदड़ो से यह जो मूर्ति थी प्राप्त हुई थी। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं? देखिए, प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने तराइन के युद्ध लड़े थे गौरी के विरुद्ध, जिसमें पहला युद्ध वे जीत गए थे 1191 में, लेकिन दूसरे युद्ध में 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ उसमें वे पराजित हो जाते हैं। कौन से पृथ्वीराज चौहान थे वे? इनका नाम था पृथ्वीराज तृतीय, तीसरे वाले थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? दो समांतर भ्रंशों के बीच में, दो समांतर जो भ्रंश रेखाएं होती हैं उनके बीच में चट्टान का भाग ऊपर अगर उठ जाता है उसको क्या कहते हैं? उस पर्वत को क्या कहते हैं? उस पर्वत को, उस प्रकार के पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है। कई बार ऐसे भी सवाल बन जाते हैं। तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण कब होता है? ब्लॉक पर्वत आपके तब बनते हैं जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का जो हिस्सा है वो ऊपर उठ जाता है, या फिर दो भ्रंश रेखाओं के किनारे का जो हिस्सा है वो नीचे धंस जाता है, जिससे बीच का हिस्सा ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाता है। उससे जो चोटी बनती है, पर्वत बनता है, उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है। अगला, मुगल काल में सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो मुगल काल में राजा के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, इसको कहते थे प्रधान काजी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, मुगल काल में न्यायाधीश को काजी उल कुजात कहते थे। ठीक है। पूरा नाम इसका ये था, यानी प्रधान काजी। इसकी सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त किए जाते थे। तो मुफ्ती को आपने राजा के बाद दूसरा अधिकारी नियुक्त नहीं करना है। पहला कौन होता था? राजा, दूसरा प्रधान काजी। ठीक है। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था, क्यों आया था, इसको लेकर बहुत सवाल बनते हैं। साइमन कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए कितने प्रकार के सवाल इस विषय से बन जाते हैं और बन सकते हैं। सबसे पहले इसका उत्तर देख लेते हैं और फिर सारे सवालों को यहाँ पर एक एक करके उनको क्लियर करते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था फरवरी 1928 में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब पहला सवाल बनता है, साइमन कमीशन का गठन
क्यों किया गया था? एक विधेयक आया था 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड विधेयक। उसकी समीक्षा करने के लिए यहां पर साइमन कमीशन बना था। ठीक है, पहला सवाल आपका ये हो गया। दूसरा सवाल, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? इसका गठन नवंबर 1927 में किया गया और भारत ये फरवरी 1928 में आया। ठीक है। तीसरा सवाल, इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे, सातों के सातों ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। ठीक है। चौथा सवाल, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था? इसमें सातों के सातों अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। ठीक है। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाता है कि जब साइमन कमीशन का गठन हुआ उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी और कौन प्रधानमंत्री था? जब साइमन कमीशन बना था 1927 में, उस समय कंजर्वेटिव की सरकार थी और बाल्डविन करके एक व्यक्ति था, वो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है। इसके बाद वाइसरॉय कौन था उस समय? लॉर्ड इरविन वाइसरॉय था और भारत सचिव उस समय बर्कनहेड था। इसका नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है। जब साइमन कमीशन भारत आया उसका काफी विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ वो हमने देखा। विरोध होने पर ये जो बर्कनहेड था, भारत सचिव, इसने भारतीय नेताओं को चुनौती दी कि आप अपना संविधान तो ऐसा बना नहीं सकते जो सबको स्वीकार्य हो, और हम बनाने जा रहे हैं तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो हम भारतीयों को चुनौती देते हैं वो एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी को स्वीकार्य हो, यानी कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी उसको स्वीकार करे। इसी चुनौती के जवाब में एक रिपोर्ट आती है 1928 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट इसी चुनौती के बाद बनी थी साइमन कमीशन जब भारत में आया। ठीक है। एक और सवाल बनता है आपके पास, इस 7 सदस्य ये जो साइमन कमीशन था, इसका कौन सा सदस्य ऐसा था जो आगे जाकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना? काफी फेमस व्यक्ति है, क्लेमेंट एटली का नाम आपने ध्यान रखना है। ये साइमन कमीशन का एक सदस्य भी था और जब भारत आजाद हुआ 1947 में, यही व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी, आया, गठन कब हुआ, वो तो हमने देख लिया। इसने अपनी रिपोर्ट 22 मई 1930 को दी थी। ठीक है। और इसकी सिफारिशों के आधार पर कौन सा अधिनियम आया? काफी फेमस अधिनियम है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये किसके सिफारिशों पर आया था? साइमन कमीशन। तो इतने सारे सवाल आपके साइमन कमीशन से बन जाते हैं। जो गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित हुए थे, वे गोलमेज सम्मेलन भी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हुए थे। साइमन कमीशन के साथ साथ भारतीयों ने चुनौती को स्वीकार किया था। कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट बनाई, जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम अपना बनाया। तो वैसा कानून या वैसा संविधान बना नहीं पाए जो सबको मंजूर हो, इसीलिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर फिर चर्चा करी गई। ठीक है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ भारतीय संविधान के लिए कहे गए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, दूसरी तरफ किसने कहे वे दिए गए हैं। भारतीय संविधान को या भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? संघवाद यानी कि राज्य और केंद्र दोनों के अपने अपने अधिकार हैं, दोनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, वो सारी। तो भारत के संघवाद को संघीय संघवाद या सहकारी संघवाद ये किसने कहा? सहकारी संघवाद ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने, यानी पहले का हो जाएगा 4। ठीक है, पहले का उत्तर है 4। भारत के संघवाद को सौदेबाजी संघवाद किसने कहा? भारत के संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद ये कहा था मॉरिस और जोन्स ने, यानी कि दूसरे का 3। अर्ध संघवाद ये किसने कहा? अर्ध संघवाद KC व्हीलर ने कहा, यानी कि 1। और केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघवाद ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने, यानी कि 2। 4, 3, 1, 2 हमारा सही विकल्प है यहां पर। ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? महाधिवक्ता को लेकर 3 स्टेटमेंट। पहला, महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान के द्वारा निर्धारित है। क्या यह सही है आपका? ये आपका गलत है। महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान में निर्धारित नहीं है और ना ही इसका निश्चित कार्यकाल होता है। राज्यपाल की इच्छा के अनुसार यह अपने पद पर बना होता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल निश्चित नहीं है, ना 1 साल, ना 2 साल, ना 3 साल। जब राज्यपाल चाहे इनको हटा सकता है। ठीक है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। वह उन सभी विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों का लाभ उठाता है जो राज्य विधानमंडल के सदस्यों को मिलते हैं, ये वाला भी सही है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, ऐसे ही राज्यों का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। इसको भी विधानसभा में, विधानमंडल में बोलने का अधिकार है, वहां की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, सारे विशेष अधिकार इसको मिलते हैं, बस ये वोट नहीं दे सकता। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है।
समुद्र में ज्वार का कारण क्या है? देखिए, समुद्र में जो ज्वार आती है, यानी जो लंबी लहरें उठती हैं महासागरों में और फिर नीचे को अचानक से तेजी से वो गिरती हैं, इसी को कहते हैं ज्वार। तेजी से उठने को कहते हैं ज्वार, और जब लहरें नीचे गिरती हैं उसे कहते हैं भाटा। उठने को इंग्लिश में कहते हैं टाइड, और जब नीचे गिरती हैं उसे कहा जाता है इब। ठीक है, ये जो समुद्र में ज्वार आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं, यह किसकी वजह से आते हैं? इनके आने का कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो ज्वार भाटा है, सूर्य का और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल की वजह से ये आते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस खाड़ी में आता है? ये उत्तराखंड में सवाल बना था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में आता है, जो आपके कनाडा में पड़ती है। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? देखिए, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। महावीर स्वामी के अनुयायियों की बात करें, उनके शिष्यों की बात करें, उनके पहले शिष्य का नाम था जामिल। क्वेश्चन बनता है, महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे? जामिल, जो उनके दामाद भी थे। ठीक है, जैन संघ से अलग होने वाला पहला व्यक्ति भी कौन था? वो जामिल था। बाद में इनके मतभेद हो जाते हैं उनके साथ, और ये जैन संघ से अलग हो जाते हैं। तो उनके पहले अनुयायी भी यही थे, और उनके जैन संघ से अलग होने वाले पहले व्यक्ति भी यही थे। ठीक है, जैन महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा। इन 11 में से 10 गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवित रहते हो गई थी। एकमात्र गण जो उनकी मृत्यु के बाद जीवित रहा, उनका नाम क्या था? उनका नाम था आर्य सुधर्मन। इसका नाम आपने ध्यान रखना है। सुधर्मन महावीर स्वामी के बाद जैन संघ का प्रमुख बने थे। यह सवाल भी आता है, और उनकी मृत्यु के बाद एकमात्र जीवित गण भी कौन थे? सुधर्मन थे। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में लगाएं। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा ने भारत की 3 बार यात्रा करी थी। एक बार ये 1498 में पहली बार आया, फिर ये 1502 में दूसरी बार आया, फिर 1524 में पुर्तगाली गवर्नर बन के आया। ठीक है, यानी दूसरी बार ये कब आया है? दूसरी बार ये 1502 में आया। वॉन्डिवॉश का निर्णायक युद्ध। वॉन्डिवॉश का युद्ध ये होता है 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये 1600 ईस्वी में होती है। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ है इनमें? वास्को डी गामा भारत आया दूसरी बार, यानी कि पहले 1 आ जाएगा। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1600 ईस्वी में, यानी कि 3। फिर होता है वेदरा का युद्ध, यानी कि 4, और फिर वॉन्डिवॉश का युद्ध, यानी 2। 1 3 4 2 ये रहा। ठीक है, अगला, नायाब ए मुमलिकत का पद किसके शासनकाल में सृजित किया गया था? देखिए, नायाब ए मुमलिकत यह जो पद था, यह पद बहराम शाह के काल में बना था दिल्ली सल्तनत में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एक तरह से संरक्षक के तौर पर यह पद बनाया गया था, यानी सत्ता की जो वास्तविक शक्तियां होती थी सुल्तान के पास नहीं, इसी व्यक्ति के पास होती थी, नायाब ए मुमलिकत। ठीक है, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे? देखिए, प्राचीन भारत में जो सबसे पहले विदेशी आक्रमण हुए भारत पर, वो ईरानियों ने किए थे। इसी से मिलता जुलता एक सवाल आपसे हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, प्राचीन भारत पर उत्तर पश्चिमी सीमाओं से आक्रमण किया था ईरानियों ने। पहला विदेशी आक्रमण किस वंश ने किया था? तो ईरान के, ईरान यानी जो फारस उस समय से कहते थे या पर्शिया कहते थे, वहां पर एक राजवंश चलता था, हकमनी राजवंश। हकमनी राजवंश का एक राजा था जिसका नाम था साइरस द्वितीय। इसने किया था, और वो आक्रमण असफल रहा। भारत पर, प्राचीन भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण किसने किया? वो किया था डेरियास प्रथम ने, जिसे दारा प्रथम भी कहते हैं। और इसने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो जो इलाके जीते, उन प्रांतों को अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत इसने बनाया था। ठीक है, इसके अलावा इसी डेरियास प्रथम यानी दारा प्रथम के बाद गद्दी पर आता है ईरान में जेरेक्स। ठीक है, इस जेरेक्स ने भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए ग्रीस भेजा था। यह सवाल भी बन जाता है, ग्रीस यानी कि यूनान। ईरानियों ने ही भारत में, या ईरानियों ने ही सबसे पहले अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा को शुरू किया था, और अभिलेख उत्कीर्ण करने के दौरान इन्होंने खरोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि का इस्तेमाल किया था।
आपके पास एक सवाल आया था कि खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने बढ़ावा दिया, उसका आंसर होगा फारसियों ने, या जो फारस के थे या जो ईरानी थे इन्होंने। ठीक है, बाद में इन ईरानियों को हराया यूनानियों ने। यूनान का राजा आया सिकंदर, उसने हराकर इनको उत्तर पश्चिमी प्रांत को जीता और बाद में उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर यहां पर बना, उसको हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये पूरा घटनाक्रम है, पहले ईरानी आए फिर यूनानी आए। अशोक ने जो अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो शुरुआत करी थी भारत के अंदर, वो उसने कहां से ग्रहण किया, ईरानियों से। ठीक है, निम्न में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में कैबिनेट का उल्लेख है, वित्त आयोग का उल्लेख है, अंतर्राज्य परिषद का, क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख संविधान में नहीं था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्षेत्रीय परिषदों का गठन 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था उसके माध्यम से किया गया था। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, हिमालय का नदियों के आधार पर भी विभाजन किया गया है, कई बार हमने इसको देखा है। 4 हिमालय बनाए गए हैं नदियों के आधार पर। एक है हमारा नेपाल हिमालय, एक है कश्मीर हिमालय, एक है हमारा कुमाऊं हिमालय और एक हमारा असम हिमालय। जो नेपाल हिमालय है इसकी कुल लंबाई कितनी है? लगभग ये 800 किलोमीटर है। जो कश्मीर हिमालय है जिसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं, लगभग 560 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय लगभग 320 और असम हिमालय लगभग 720 किलोमीटर। इन चारों हिमालयों में नदियों के आधार पर जो वर्गीकरण है, सबसे बड़ा कौन है? नेपाल हिमालय, सबसे छोटा कुमाऊं हिमालय। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? देखिए, जो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। इस परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है कि राज्यों के मध्य में जो जल विवाद होते हैं उनको समझाना, उनको सुलझाना। ठीक है, ये जो परिषद बनी थी जल विवादों को सुलझाने के लिए, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये बनी थी 1983 में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ और चीज़ों को आपस में लिंक करके कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।